कुछ ऐसे लोग जो इंसानों के पूर्वजों की तलाश में निकल पड़े थे एक ऐसे आइलैंड की तरफ जिसे किसी ने भी आज तक देखा ही नहीं था। लेकिन उस रहस्यमयी आइलैंड तक पहुंचने से पहले इतने खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है थॉर नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। थॉर तो अपने कुछ साथियों के साथ बर्फीली वाली जगह पर खेल रहा था। यहाँ पता चला कि सारे बच्चे थॉर को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझते थे। अब यहाँ खेलते खेलते सारे बच्चे एक नदी वाले इलाके में आ गए जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी बह रहा था। सारे बच्चे अब सोच में पड़ गए कि आखिर उनका खिलौना कौन लेकर आएगा, क्योंकि उस पानी के ऊपर जो बर्फ का टुकड़ा था उस पर ही उनका खिलौना होता है। और बच्चों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस ठंडे पानी में जाकर उस खिलौने को लेकर आए। लेकिन सभी थॉर को देखने लगे कि वो कर सकता है कि नहीं। थॉर के मन में जरा भी डर नहीं था, मानो कि वो प्रूफ करना चाहता है कि वो भी बहादुर है। इसीलिए अब बिना कुछ सोचे समझे थॉर डिसाइड करता है कि वो उस चीज को लेकर आएगा। इस मोमेंट पर ठंडी बहुत ही ज्यादा -डिग्री में चल रही थी, यानी इमेजिन कर सकते हैं कि वो पानी कितना ज्यादा ठंडा होगा। थॉर तो सीधा कूद पड़ता है बर्फ के एक टुकड़े के ऊपर और दूसरे टुकड़े पर जाकर उसने वो सामान ले लिया। अब बारी थी वापस आने की, तो पता चला वो बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है। थॉर डायरेक्टली उस ठंडे पानी के अंदर गिर गया और बहने लगा था। अगर वो थोड़ी देर तक और पानी में रहेगा तो वो जमकर मर जाएगा। लेकिन अच्छी बात हुई कि उसके वो साथी किनारे पर ही मौजूद थे। एक उसका फ्रेंड तुरंत ही उसे पकड़ता है और थॉर को बाहर निकाल देता है। थॉर की सांस एकदम फूलने लगी थी, इसीलिए जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। थॉर के पेरेंट्स को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो उस पर गुस्सा कर रहे थे और वो तो थॉर को बिल्कुल भी अब बाहर जाने की अनुमति नहीं देने वाले, क्योंकि फिर वो अपनी जान खतरे में डाल देगा। बेचारा थॉर सोच में पड़ जाता है कि उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरीके से नाकामयाब रहा कि आगे उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। धीरे धीरे यहाँ समय बीतते चले गए और हमें 20वीं सेंचुरी दिखाई जाती है। एक आइलैंड जहाँ पर अलग अलग टाइप के आदिवासी रहते थे। यहाँ पर इंसानों की इतनी ज्यादा प्रजातियां होती हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। थॉर तो अब बड़ा हो चुका था और वो एक एडवेंचरर होता है, यानी अलग अलग जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करने वाला। थॉर तो इस आइलैंड पर आया था अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ एक्सप्लोरेशन करने के लिए। साथ ही साथ वो अपने कुछ रिसर्च और किताबों पर भी ध्यान देता है, उन चीजों के ऊपर जिन्हें अभी डिस्कवर नहीं किया गया है। इस पूरे महासागर में कई सारे आइलैंड्स मौजूद हैं और वहाँ कुछ ऐसी अनजान चीजें हैं जिन्हें कि थॉर अपने आप ही डिस्कवर करना चाहता है। लेकिन थॉर को ये नहीं पता चल रहा था कि इन सभी आदिवासियों के पूर्वज कौन थे वो इंसान जो सबसे पहले इस आइलैंड पर आए और फिर उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाना स्टार्ट किया। थॉर तो अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बूढ़े आदिवासी से बात करता है। वो उससे इनडायरेक्टली पूछने लगा कि आप सभी के पूर्वज कौन थे, वो कैसे दिखते थे और वो यहाँ कैसे पहुंचे। उस बूढ़े आदमी को जितना उसके पेरेंट्स ने बताया था वो उतनी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करता है। उस आदिवासी ने कहा कि सारी चीजें ईस्ट से शुरू होती हैं और वेस्ट से खत्म होती हैं। तो हमारे पूर्वज जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे वो ईस्ट डायरेक्शन में मौजूद एक बहुत ही बड़े आइलैंड से आए थे। उन्होंने सन के रास्ते को फॉलो किया और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ते चले गए। जितने भी आइलैंड उन्हें दिखाई देते उनके ऊपर वो अपनी आबादी बढ़ाने लग जाते। थॉर इस बात से थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है वहाँ पर ऐसा कोई भी आइलैंड नहीं मौजूद है। थॉर को लगने लगा कि शायद ये आदिवासी झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी एक एडवेंचरर होने के नाते जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा तो थॉर उसे गलत नहीं ठहरा सकता। ऊपर से थॉर के मन में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी कि उसे अपने पूर्वजों के बारे में जानना है। थॉर उस आइलैंड पर कई सालों तक रहा और उसने अपनी रिसर्च जारी रखी। अब यहाँ शहर की तरफ दिखाया गया जहाँ पर जॉन एक पब्लिशर के पास आया था। थॉर ने इतने समय में जितनी भी रिसर्च की होती है वो चाहता था कि ये पब्लिशर उसे पब्लिश करे। उस पब्लिशिंग हाउस का ओनर सामने बैठा हुआ था और थॉर उसे उस आइलैंड के बारे में कुछ बातें बताता है। थॉर के हिसाब से उस आइलैंड पर जितने भी लोग रहते हैं उनके पूर्वज ईस्ट डायरेक्शन के एक आइलैंड से आए थे और तो और वो सब एशियंस नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के होते हैं। बहुत पहले से ये बात प्रचलित थी कि उस आइलैंड पर जितने भी आदिवासी रहते हैं वो सब एशिया से आए हैं। लेकिन यहाँ थॉर की थियरी एकदम अलग होती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो आदिवासी साउथ अमेरिका से आए। पब्लिशर जो ये सारी बातें सुन रहा था उसने तो थॉर को एकदम गलत ही ठहरा दिया। ये इसलिए क्योंकि उतने साल पहले अमेरिकन के पास बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। एशियंस ही उस आइलैंड पर आए और अपनी जीवन यापन शुरू किया। एशियंस के पास ही उस तरीके की बोट्स थी जो उस पूरे बड़े समुद्र में सरवाइव कर पाए। लेकिन थॉर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उसी बात पर टिका रहता है कि ये गलत है। बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बाद जब थॉर नहीं मान रहा था तब जाकर वो पब्लिशर उसे एक चैलेंज देता है।
वो थॉर को कहने लगा कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम क्यों नहीं एक नाव की मदद से उस आइलैंड तक पहुंच कर दिखाओ। अगर थॉर को लगता है कि वहां पहुंचने वाले सबसे पहले पर्सन साउथ अमेरिकन थे तो एक राफ्ट की मदद से वो उस आइलैंड तक पहुंच कर दिखाए। लेकिन यहाँ थॉर के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक छोटे नाव की मदद से महासागर को पार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसा महासागर जिसमें बड़ी बड़ी क्रूज शिप भी डूब जाती हैं। पर अगर थॉर ने ऐसा प्रूफ कर दिया तो उसकी थियोरी पब्लिश हो सकती है। इसीलिए थॉर अब इसे एक्सेप्ट कर लेता है और निकल पड़ता है फंडिंग जमा करने के लिए। थॉर तो वहां से सीधा चला जाता है कुछ इन्वेस्टर्स के पास, क्योंकि उसे अपनी रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट जो जमा करनी थी। कई इन्वेस्टर्स सामने थे और थॉर अपनी पिच प्रेजेंट कर रहा था। उसने तो पूरा अपना प्लान बताया कि कैसे वो उस अनजान आइलैंड की तरफ जाएगा जो यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो कोई बड़ी सी लग्जरियस शिप नहीं यूज करने वाला, बल्कि वो पुराने जमाने की टेक्निक यूज करेगा, यानी कि एक छोटी नाव की मदद से। थॉर ने तो अपना दावा ये भी लगाया कि उस आइलैंड पर सबसे पहले साउथ अमेरिका के लोग पहुंचे थे, न कि वो सारे एशियंस। अगर उसे फंडिंग मिल जाए तो वो इस रिसर्च को कंप्लीट करेगा और सबको गलत साबित कर देगा। थॉर को तो शायद अपने ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन उन इन्वेस्टर्स को नहीं। वो इन्वेस्टर्स तो थॉर को तुरंत ही मना कर देते हैं कि वो इस सारी इम्पॉसिबल चीजों के लिए फंडिंग नहीं देते, क्योंकि उन सभी को भी पता था कि महासागर में इतनी दूरी तक ट्रेवल करना, वो भी सिर्फ नाव की मदद से, एकदम से जानलेवा आइडिया है और ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया। वो इन्वेस्टर्स तो ये भी बता रहे थे कि ये रिसर्च बेकार है, क्योंकि उस अनजान आइलैंड पर सबसे पहले साउथ अमेरिकन से आए थे और इतने साल पहले की गई खोज को तुम एकदम गलत नहीं ठहरा सकते। अब यहाँ ऑब्वियस बात है कि थॉर को निराशा मिली है उन इन्वेस्टर्स से। उसका जुनून तो अच्छा है इस पूरे चैलेंज के लिए, लेकिन कुछ काम का नहीं। अब थॉर निराश होकर एक बार में चला जाता है जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। वो उनके डेस्क पर जाकर अपना प्लान बताने लगा कि कैसे वो उस आइलैंड पर जाने वाला है। जितने भी लोग थे उन्हें कई साल का समुद्र में रहने का एक्सपीरियंस है। थॉर ने तो अपनी छोटी सी नाव का डिजाइन भी उनके सामने प्रेजेंट किया और कहा कि मैं अपनी टीम बना रहा हूँ और इसी की मदद से हम उस महासागर को पार करेंगे। रिसर्च खत्म होने के बाद उनकी रिकॉग्निशन काफी बढ़ जाएगी और उन्हें पैसे भी मिलेंगे। थॉर का इतना कॉन्फिडेंस देखकर कोई भी पिघल जाए, लेकिन सामने बैठा हुआ वो आदमी क्वेश्चन करने लगता है। उसने भी कई साल महासागर में अपने दिन बिताए हैं, लेकिन ये बात जो थॉर कह रहा है कि एक नाव की मदद से वो महासागर पार करेगा, ये चीजें एकदम बेतुकी लग रही हैं। वो तो कहने लगा कि इस प्लान को कंटिन्यू करके तुम अपनी मौत को चेतावनी दे रहे हो। और तो और जिस राफ्ट का डिजाइन थॉर ने क्रिएट किया था वो एकदम बेकार है। आदमी ने बताया कि कुछ ही दिन के अंदर उसकी रस्सियां टूट जाएंगी, तो इसीलिए वो आदमी थॉर की टीम में ज्वाइन होने से साफ मना कर देता है। थॉर उन्हें कुछ नहीं कहता और हंसते हुए वहां से निकल जाता है। पर हमें दिखाया गया कि साइड में मौजूद एक आदमी उन सभी की बातें सुन रहा था और तुरंत ही जाकर वो बाहर थॉर से मिल रहा था। उस आदमी का नाम हैम होता है और वो थॉर से उन चीजों के बारे में बात करने लगा जो उसने अभी कही थी। यानी हैम को भी कहीं ना कहीं उसके इस रिसर्च में इंटरेस्ट है। फर्स्ट मीटिंग में तो थॉर और हैम दोनों को ही लगा कि वो दोनों सेल्समैन है, लेकिन फिर बाद में हैम उसे बताता है कि वो एक इलेक्ट्रिशियन है, पर मजबूरी के कारण उसे छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन जब हैम ने थॉर की बातों को बहुत गौर से सुना तो उसे भी इंटरेस्ट आ चुका था और इसीलिए हैम रेडी हो जाता है थॉर की टीम में शामिल होने के लिए। थॉर भी इस बात से बहुत खुश हो गया और एटलीस्ट उसकी टीम बनना स्टार्ट हो चुकी थी। इसी तरीके से वो और भी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अभी भी उसे फंडिंग नहीं मिली है। इस समय फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट्स आएंगे वो उसी से आने वाले थे। यहाँ कई दिन बीत जाते हैं और लिटरली थॉर को उसकी वाइफ का कॉल आ चुका था। कई समय से थॉर घर पर नहीं गया था, इसीलिए उसकी वाइफ चिंतित थी। हाल ही में छुट्टियां आने वाली हैं, तो थॉर हमेशा अपने घर पर जाता है, लेकिन उसका मिशन सामने मौजूद है, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को इस बार आने से मना कर दिया। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रही थी, क्योंकि एक तो थॉर को तैरना नहीं आता और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। उसके 2 बच्चे भी हैं जिनका पालन पोषण करना है, लेकिन थॉर अब नहीं रुकने वाला। उसने इस रिसर्च पर कई साल दे दिए हैं और अब वो रुक नहीं सकता। थॉर अपनी वाइफ को साफ कह देता है कि अब से तुम्हें अकेले ही रहना होगा। उसने कॉल डिक्लाइन कर दिया और वहां से निकल पड़ा सीधा बंदरगाह की तरफ। लेकिन इस मोमेंट पर थॉर ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आगे आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला है। बंदरगाह पर पता चला कि थॉर की टीम में 3 और मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, यानी अब उसके टीम मेंबर्स रेडी हो चुके हैं, सिर्फ अब उन्हें अपनी राफ्ट बनानी होगी। वहां पर कई सारे लकड़ी के टुकड़े थे जिनसे वो क्रिएट किया जाने वाला था। थॉर अपने साथियों से डिस्कस करता है कि हमें ये राफ्ट उसी हिसाब से बनानी है जैसे कि हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। उसका डिजाइन थॉर के पास होता है और उसके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि जरा भी चेंजेस ना की जाए। अगर हम उस राफ्ट में कुछ एडवांसमेंट या फिर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो कई लोग उस पर आवाज उठा सकते हैं कि हमने चीटिंग की है, तो वो सब मिलकर इसे फेयर गेम की तरह ही कंटिन्यू करेंगे। इस राफ्ट को बनाने का काम जोरों शोरों से चालू हो जाता है। थॉर तो कई बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों की
यहाँ पर गया था इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। उसे हर जगह से नाकामयाबी मिली, लेकिन एक बिजनेसमैन थॉर के इस इमोशन को समझता है। लेकिन एक बिजनेसमैन थॉर के इस जुनून को समझने लगा था। थॉर ने अपनी रिसर्च के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। तब जाकर वो बिजनेसमैन फाइनली फंडिंग के लिए रेडी हो जाता है। यानी अब थॉर और उसकी टीम के पास पूरी तरीके से रिसोर्सेस मौजूद होंगे। थोड़े ही समय में थॉर और उसके साथियों की इस रिसर्च के बारे में सभी को पता चलने लगा। न्यूज़पेपर में इस मिशन के आर्टिकल भी छपने लगे थे। यानी धीरे धीरे उनकी पूरी टीम पॉपुलर हो रही होती है। अब इसी चीज को देखकर एक रिपोर्टिंग कंपनी में काम करने वाला कैमरामैन उनके पास आता है। उस कैमरामैन ने थॉर से कहा कि वो भी उनके साथ मिशन में चलेगा सारी चीजें कवर करने के लिए। यानी वो पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करने वाला है। थॉर और उसकी टीम उससे मना नहीं करती, क्योंकि इससे तो उनकी ही पब्लिसिटी होगी और सभी को पता चल पाएगा कि वो एकदम सही थे। इसलिए अब उनका एक और टीम मेंबर बन गया है, जो कि वो कैमरामैन था। थोड़े समय में उनकी नाव भी बनकर तैयार हो जाती है और सब मिशन के लिए एकदम रेडी थे। बंदरगाह से जिस दिन उन्हें सफर के लिए निकलना था, वहाँ पर तो कई सारे लोग जमा हो जाते हैं उन्हें अलविदा कहने के लिए। लेकिन शॉकिंग वाली चीज है कि ये सभी लोग उन्हें अच्छी तरीके से गुड बाय नहीं कह रहे थे, बल्कि उन सभी को पता था कि अगर ये जाएंगे तो वापस लौट कर नहीं आएंगे। इसीलिए सिटीजन्स की तरफ से ये उनके लिए फाइनल गुड बाय था। थॉर और बाकी टीम मेंबर्स तो नाव पर बैठकर निकल रहे होते हैं और वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे थे। पर अब शुरू होने वाला है प्रकृति और समुद्र का ऐसा खेल जो उनकी एक कड़ी परीक्षा है और आज तक वहाँ से कोई निकल नहीं पाया। अब वो सभी पानी में निकल चुके थे और उनके पास सिर्फ एक राफ्ट थी। राफ्ट के ऊपर कुछ खाने पीने के सामान और एक लाइव बोट होती है। उन्होंने एक रेडियो सेटअप भी अपने पास रखा था ताकि वो समय समय पर कांटेक्ट कर सके। सबके मन में यही एक जिज्ञासा थी कि वो इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट करें। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रात होती जा रही थी। सभी लोगों को अपना अपना काम असाइन कर दिया गया था। लेकिन एक मोमेंट पर पानी की लहरें इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि उनके राफ्ट के ऊपर पानी आने लगा था। कई सारे पानी के झटके उन्हें झेलने पड़ रहे थे। थॉर और उसका एक साथी जो जग गए होते हैं, वो बाहर निकलकर राफ्ट की रखवाली करते हैं। राफ्ट में इतनी ज्यादा हलचल हो रही थी कि थॉर का एक समय पर पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। बेचारे थॉर को तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन अच्छी बात हुई कि उसके साथी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने जल्द से जल्द थॉर को ऊपर उठा लिया। हम में से भी कई सारे लोग हैं जिन्हें नहीं तैरना आता और इस कंडीशन में हम फंस सकते हैं। तो अगर हम इतने बड़े ओशन में फंस जाएं और वहाँ के पानी में भी गिर जाएं, जबकि हमें तैरना भी नहीं आता, तो आखिर इससे बचने के तरीके क्या हैं? आप ये बात जानकर खुश हो जाओगे कि जिसे तैरना नहीं आता वो भी बताई गई टेक्निक का यूज करके पानी में तैर सकता है, खास करके ओशियन वाले खारे पानी में। सबसे पहली टेक्निक आती है बैक फ्लूट, जिसमें हमें अपने सर को ऊपर की तरफ करना है सांस लेने के लिए और अपने हाथ पैर ऐसे फैलाने हैं जैसे कि हम कोई स्टार फिश हैं। याद रहे, हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इससे चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे कि हम पानी में डूब जाएं। हाथ पैर अच्छी तरीके से फैलाकर हमें पेट ऊपर की तरफ करने हैं और सर हल्के से ऊपर करके ब्रीथिंग करनी है। दूसरी टेक्निक आती है सर्वाइवल फ्लोट, जिसमें कि वेव्स बहुत ही बड़े बड़े हैं और आप सर्वाइव करना चाहते हो, तो इसमें भी हमें स्टारफिश जैसे ही टेक्निक अप्लाई करनी है, लेकिन उल्टी तरीके से। हमें बचने के लिए पानी के अंदर अपना फेस कर लेना है और फिर समय समय पर सांस लेने के लिए ही ऊपर उठना है। इससे होगा ये कि अगर बड़ी बड़ी लहरें आपसे टकरा रही हैं तो आप उनके ऊपर ग्रिप बनाए रखेंगे। जितना भी हो सके हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम किसी तैरने वाली चीज को पकड़ लें, जैसे कि कोई लकड़ी या फिर कोई ऐसी वस्तु जो पानी पर तैर रही है। इससे और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे हमारे बचने के। और याद रहे, मोस्ट ऑफ द लोग यही गलती करते हैं कि वो डूबने के डर से अपने हाथ पैर एकदम ऊपर कर लेते थे। अगर ऐसा होगा तो आप बहुत ही तेजी से पानी में गिरते चले जाएंगे। लेकिन इस टेक्निक से हम किसी भी पानी में आराम से तैर सकते हैं। लेकिन यहाँ राफ्ट पर जो थॉर के सभी साथी थे, जब वो सुबह उठते हैं तो पता चला था कि लहरों की वजह से उन्हें कई सारे नुकसान हुए हैं। राफ्ट की कई सारी लकड़ियां टूट चुकी थी और अभी तो उन्हें सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए। उनका सफर अभी बहुत लंबा है, जिसमें पता नहीं कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। अब अगली सुबह वो सभी अपने काम में बिजी तो थे, लेकिन उन्हें पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देने लगी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वहाँ पर एक व्हेल शार्क मौजूद है, जो कि उनके राफ्ट के आसपास ही चक्कर लगा रही थी। थॉर ने सभी को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि व्हेल्स यूजुअली लोगों को चोट नहीं पहुंचाती, वो यहाँ से आराम से ही चली जाएगी। लेकिन हैम नाम का वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ही ज्यादा डरने लगा था। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये व्हेल उन्हें डुबाने के लिए आई है और राफ्ट के ऊपर कूदकर वो हम सभी को मार देगी। तो थॉर के मना करने के बावजूद भी हैम ने व्हेल को मारने के लिए एक हथियार उठा लिया। थॉर और उसके बाकी साथी उसे रोकते हैं, लेकिन हैम मारने के लिए राजी ही नहीं था। उसने निशाना लगाकर व्हेल के ऊपर वो नुकीला हथियार फेंक दिया। हथियार पूरी तरीके से उसके बॉडी में घुस गया था और अब वो बड़ी सी व्हेल पानी के अंदर जाने लगी। हथियार से रस्सी जुड़ी हुई होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड थी राफ्ट से। यानी प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि अगर व्हेल ज्यादा और अंदर जाएगी तो उनकी राफ्ट भी पूरी तरीके से टूटकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
बोट की डायरेक्शन एकदम चेंज होने लगी और जल्द से जल्द वो रस्सी को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। सही समय पे रस्सी काटने के बाद ही उनकी राफ्ट बच पाई होती है। हैम की इस गलती से सभी बहुत ही ज्यादा नाराज थे, इसीलिए सभी एक साथ ही उसके ऊपर टूट पड़े। लेकिन थॉर उन्हें समझाता है और अलग करता है। वो कहने लगा कि इस राफ्ट का ओनर वो है, तो क्या डिसीजन लेना है वो वही डिसाइड करेगा। सभी फिलहाल के लिए थॉर को अपना लीडर ही मानते थे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। अब धीरे धीरे उनके पास जो रिसोर्सेज मौजूद थे वो भी खत्म होने लगे होते हैं। बड़े से रेडियो की मदद से जो कि वो कांटेक्ट कर पा रहे थे, पता चला कि वो भी खराब हो चुका है। यानी अब उनका बाकी उससे एकदम से कांटेक्ट बंद हो चुका है। अब हैम नाम का हमें वही आदमी दिखाया गया जिसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। वो बहुत सारी नेगेटिव चीजें सोच रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे, जैसे कि पानी की वजह से लकड़ियां खुलती जा रही हैं और एक समय के बाद राफ्ट टूटने ही वाली है। उसने तो थॉर को पहले भी कहा था कि हमें राफ्ट को और भी अच्छी तरीके से बांधना है, लेकिन थॉर का कहना होता है कि जिस तरीके से पुराने जमाने के लोग गए थे, हमें भी वही टेक्निक अपना कर ये काम कंप्लीट करना है। अब हमें वो कैमरामैन दिखाया गया जिसे कि अच्छी तरीके से ओवरऑल शूट करना था, तो इसीलिए वो एक लाइव बोट पर बैठ गया और मेन राफ्ट से दूर जाने लगा। सारी चीजें वो अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसने सब कैप्चर किया कि कैसे थॉर और उसके साथी इस मिशन के ऊपर इतने ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर फिर पानी में हलचल हुई। पता चला कि उसकी लाइव बोट के पास कई सारी शार्क्स आ चुकी हैं और वो तो वेट ही कर रही थी कि कब वो कैमरामैन पर हमला करके उसे खा जाए। अच्छी बात हुई कि थॉर ने उन शार्क्स को देख लिया, इसीलिए उसने रस्सी की मदद से तुरंत ही लाइव बोट को पास खींचना स्टार्ट कर दिया था। कैमरामैन को जल्द से जल्द राफ्ट पर खींचा गया और उसकी जान बच गई। पर थॉर को समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी शार्क उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हैं, क्योंकि मेनली शार्क्स अट्रैक्ट होती हैं खून की वजह से या फिर पानी में स्प्लैशेस मारने की वजह से। पर ऑब्वियसली अब उन्हें चौकन्ना रहना होगा। हर एक मेंबर अपना अपना काम अच्छे से जानता था, तो वो उसे फॉलो करता है। अब उनमें से एक आदमी था जिसके पास पैरोट होता है। वो तो अपने पैरोट से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो इस मिशन पर भी उसे लाया होता है। लेकिन उसका पैरोट अचानक उड़ते हुए पानी में चला गया, शायद उसे प्यास लगी थी। पर अगले ही सेकंड पता चला कि पानी के अंदर से शार्क निकली और उस पैरोट को खा लिया। वो मेंबर अपने पैरोट को मरता हुआ देखकर सह नहीं पाया और जोर से चिल्लाने लगा। उसे उन सारी शार्क से बदला लेना था, इसीलिए एक अच्छा मौका देखकर जब वो शार्क उसके राफ्ट से गुजर रही थी, तो उसी आदमी ने शार्क को पकड़ लिया। कुछ मेंबर्स उसकी मदद करते हैं शार्क को राफ्ट पर लाने के लिए और तुरंत ही उसने चाकू की मदद से शार्क को मार ही दिया था। यानी उस आदमी के अंदर इतनी ज्यादा बदले की भावना जाग गई थी कि उसने पानी के प्रेडेटर को ये मार दिया। बट प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि उस शार्क से निकलने वाले सारे ब्लड पानी में फैलने लगे। और होना क्या था, पानी में ब्लड फैलने की वजह से कई सारे शार्क के झुंड वहां अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी अब तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उन सारे मेंबर्स में काफी गर्म माहौल हो गया था कि ये तुमने क्या कर दिया। थॉर भी सिचुएशन को संभालने की कोशिश तो करता है, तभी हैम वहां पर आ गया। हैम के हाथ में स्टील की बहुत सारी रस्सियां थी, जिसकी मदद से वो शुरुआत से ही कह रहा था कि हमें लकड़ियों को बांध देना चाहिए, इससे लकड़ियां अलग नहीं होंगी और आराम से हम मिशन में कंप्लीट कर सकते हैं। बट थॉर को ये एक्सेप्टेड पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। वो बाकियों से कहता है कि हमें वही रूल फॉलो करने हैं जैसे कि हमारे पूर्वज किया करते थे, ना ही इसमें कोई एडवांसमेंट लानी है और ना ही कुछ चेंजेस करने हैं। इसीलिए थॉर गुस्से में आकर दोनों ही स्टील की रस्सियों को उठाकर फेंक देता है पानी में। हैम तो इस रियलिटी से नाराज हो गया था और उसे ऐसा लगने लगा कि थॉर जानबूझकर उसकी एडवाइस नहीं लेना चाहता। हैम का तो दिमाग बहुत ही तेज से दर्द देने लगा और उसका संतुलन अचानक बिगड़ गया। पैर फिसलने के कारण वो डायरेक्टली शार्क से भरे हुए पानी में गिर जाता है। हैम के बॉडी पर खून लगा हुआ था, जिससे कि शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। सिर्फ 1 सेकंड की ही देरी होती है जिसमें हैम शार्क का खाना बन जाता। बट अच्छी बात हुई कि बाकी मेंबर्स ने हैम को ऊपर खींच लिया। हैम को तो उस मोमेंट पर एक नई जिंदगी मिली होती है, लेकिन उसका दिमागी संतुलन तो अभी भी ठीक नहीं है। बाकी मेंबर्स को भी इतना समझ गया था कि आगे का सफर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। थॉर और उसके सभी मेंबर्स की ये जर्नी चलते ही रहती है और अब उन्हें पूरे 10 दिन बीत चुके थे इस महासागर में। सबकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि अब रिसोर्सेज भी खत्म हो गए थे। फिजिकल से लेकर मेंटल कंडीशन एकदम से अनस्टेबल होने लगी। कई लोग तो बचने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही दिखाई दे रहा था। अब उस टीम में उनका एक नेविगेटर होता है, जिसका काम था ये पता करना कि वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि नहीं। उनके पास पुराने जमाने के डिवाइसेस भी थे जिससे डायरेक्शन पता की जा सकती थी। वो नेविगेटर तो थॉर से कहता है कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, क्योंकि अब तक तो वो महाद्वीप उन्हें दिखाई देने लग जाना चाहिए था।
सभी थॉर के अगेंस्ट हो गए कि वो सही रास्ते पर हमें नहीं लेकर जा रहा है, पर अकेला थॉर को ही विश्वास था खुद के ऊपर कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ उन्हें थोड़ा वेट करना होगा और अपने अंदर वो जुनून बरकरार रखना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते सभी में टेंशन और ज्यादा बढ़ते चली जाती, लेकिन एक सुबह वो नेविगेटर जब डायरेक्शन चेक करता है तब एक शॉकिंग रियलिटी पता चली कि वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यानी कुछ ही दिनों के अंदर वो उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। ये बातें जब थॉर और बाकी मेंबर्स को पता चली तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं। ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों बाद कोई अच्छी खबर उन्हें सुनने मिली है। जितने भी लोगों को थॉर के ऊपर शक हो रहा था, अब वही चीजें कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। लकीली उनका वो रेडियो सिस्टम भी काम करने लगा था, जिससे कि वो बाकियों से कांटेक्ट कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी जर्नी का स्टेटस सभी लोगों को बता दिया, जिससे कि खबर चारों तरफ फैल गई कि वो पहुंचने वाले हैं। यहाँ शहर में वो पब्लिशर और जितने भी लोगों ने थॉर और उसकी टीम को ठुकराया था, वो ये चीजें न्यूज में देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक नॉर्मल राफ्ट की मदद से वो महासागर पार कर पा रहे हैं। ये अगर सच हो गया और थॉर की टीम ने ये प्रूव कर दिया कि आइलैंड पर सबसे पहले जाने वाले साउथ अमेरिकन थे और उन्होंने एक राफ्ट की मदद से ही ये समुद्र पार किया था, तो इतने सालों से की गई खोज एकदम से रद्द हो जाएगी। थॉर, उसके साथी और वो नेविगेटर यही ट्राई कर रहे थे कि सही डायरेक्शन मेंटेन रहे, इसीलिए अब वो वही टेक्निक का यूज करते हैं जैसे उसके पूर्वज यूज किया करते थे, यानी सूर्य की रोशनी को अच्छी तरीके से लोकेट करते रहना कि कैसे वो जनरेट हो रही है। यानी ईस्ट से इसका मतलब था ईस्ट डायरेक्शन से लेके वेस्ट डायरेक्शन तक एक पट्टी बन जाएगी और उसी को फॉलो करते हुए वो उस अनजान आइलैंड तक पहुंचेंगे जहां तक जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। यहाँ शहर में चारों तरफ उनकी न्यूज के बारे में पता चल चुका होता है और हर एक कोई थॉर की टीम के बारे में जान चुका था, यानी वो फेमस हो चुके थे। सिर्फ अब लोगों को यही देखना है कि वो सब जिंदा वापस लौट पाते हैं कि नहीं। कई दिन इस तरीके से और बीत गए और जब एक सुबह का समय आता है तभी अचानक एक मेंबर को कुछ दिखाई दिया। वो आसमान में सभी को कुछ पक्षी दिखा रहे थे और ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है क्योंकि आसपास जरूर कोई न कोई द्वीप होगा ही। थॉर के सभी मेंबर्स एकदम एक्साइटेड होकर चारों तरफ देखने लगे और लकीली उन्हें वो द्वीप दिखाई देने लगा, यानी वो आइलैंड जिसके बारे में सिर्फ सभी ने नाम ही सुने थे। थॉर तो यही सोच रहा था कि काश उस आइलैंड पर उसके पूर्वजों के कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद हो ताकि वो पता लगा पाए कि आखिर वो कैसे दिखते थे और उनका आईक्यू लेवल कितना ज्यादा था। बहुत सूझबूझ करके उन्होंने अपनी राफ्ट उस आइलैंड की तरफ मोड़ तो दी, लेकिन उन्हें पता था कि किनारे की तरफ लहरों की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। अगर वो सब बिना प्लान के आगे बढ़ेंगे तो इतनी बड़ी लहरों के अंदर उनकी राफ्ट टूट जाएगी और उनका बचना भी शायद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब सारी टीम मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। उन्हें कंडीशन का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा था और हर एक कोई अपना अपना व्यू शेयर करता। थॉर इस समय एक अच्छे लीडर की तरह रिएक्ट करता है और सबके आइडियाज एक साथ कंबाइन करता है। उन लोगों ने कुछ देर तक लहरों की इंटेंसिटी को अच्छी तरीके से स्टडी किया। फिर बाद में पता चलता है कि 10वीं लहर के बाद कुछ लहरें ऐसी आती हैं जिनकी इंटेंसिटी काफी तेज होती है और ऑब्वियसली किनारे के पास उन्हें कई सारे पत्थर भी मिलेंगे, जिससे टकराने के बाद ऑब्वियसली उन्हें काफी चोट लग सकती है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी राफ्ट को 10वीं लहर तक एकदम रोक कर रखेंगे। ये इसलिए ताकि उनकी राफ्ट आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और जैसे ही 10वीं लहर के बाद बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो वो अपनी राफ्ट को आजाद कर देंगे और उसी लहर की इंटेंसिटी के साथ वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। खैर, उनका बनाया गया प्लान तो कुछ ऐसा ही होता है, पर जैसे ही वो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और 10वीं लहर का वेट करते हैं तभी पता चला कि उनकी राफ्ट से बंधी हुई रस्सी ही टूट गई है। यानी वो मेन बड़ी लहर आने से पहले ही एकदम आजाद हो चुके थे। लहर इतनी ज्यादा बड़ी और तेज होती जा रही थी कि उनकी राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो तो एक्सपेक्टेड स्पीड से भी बहुत ज्यादा तेज आगे बढ़ने लगी किनारे की तरफ। थॉर और उसके बाकी टीम मेंबर्स को इस कंडीशन का पता नहीं था, इसीलिए उन्हें जंप ही लगाना पड़ा पानी के अंदर। राफ्ट तो उनकी पूरी तरीके से टूट गई, लेकिन किसी की जान नहीं गई होती। सभी कैसे न कैसे करके किनारे पर चले ही आए। वो सब जब पहली बार किनारे पर कदम रख रहे थे तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ये कर दिया है। यानी वो मिशन जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो इन आम लोगों ने जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है वो कर दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी डिस्कवरी भी की है इस आइलैंड के बारे में कि यहाँ सबसे पहले साउथ अमेरिकन आए थे इसी राफ्ट की मदद से। थॉर और उसके सभी मेंबर्स जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने बचे हुए रिसोर्सेस आइलैंड पर रख देते हैं। हर एक कोई अपने आप में प्राउड फील कर रहा था इस मिशन में शामिल होकर। थॉर का भी आखिरकार सपना पूरा हो गया, यानी उसने एक्सप्लोरेशन के मामले में पूरी हिस्ट्री को ही गलत प्रूफ कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सारा मिशन रियल लाइफ पर बेस्ड है, यानी थॉर नाम का वो आदमी और सारे उसके मेंबर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने एक राफ्ट की मदद से महासागर पार करने का ये रिकॉर्ड बनाया था। ये कहानी भी उनकी इस रियल सच्चाई और पूरी चीजों पर आधारित होकर ही बनाई गई है। थॉर और उसके साथियों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और कर दिखाया जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसके बाद ऑब्वियसली वो बहुत फेमस हो गए और इतिहास के पन्नों में उनका नाम छप गया।
जिस राफ्ट की मदद से उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया था, उसी राफ्ट का नाम कॉन्टिकी होता है, जो कि अच्छी तरीके से आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसे याद कर पाए। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।